नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी विवेक मेहरा के साथ, और आज हम पहुंचे हैं सौरभ चिलाना जी का इंटरव्यू लेने के लिए। सौरभ चिलाना जी जो इस समय प्रदेश प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस में ऐसा शायद कोई पद नहीं बचा हुआ है जो सौरभ चिलाना के पास ना रहा हो पिछले कुछ सालों में। सर्वप्रथम विभाग चर्चा के व्यूअर्स को और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने कहा शायद ऐसा कोई पद नहीं बचा, वो एक्चुअली पद नहीं है, वो जिम्मेदारी है। संगठन ने जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, भले वो जिलाध्यक्ष पद की रही हो, कई साल हम जिलाध्यक्ष रहे यूथ कांग्रेस के, उसके बाद पार्टी ने यूथ कांग्रेस के चुनाव घोषित कर दिए, यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, लोकसभा का उपाध्यक्ष बना, तत्पश्चात जब उसका कार्यकाल पूरा हो गया फिर यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, तो हमारे सीनियर्स चाहते थे कि आप लड़ें, दोबारा लड़ें। फिर मैं प्रदेश का महासचिव बना, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। तो ये जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां इंसान अच्छे से निभाता रहे तो फिर आगे जिम्मेदारियां मिलती रहती हैं। राजनीतिक कैरियर जो है उत्तराखंड बनने से पहले से शुरू हुआ है, धरातल से अंतिम पंक्ति का जो कार्यकर्ता है वहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर प्रदेश प्रवक्ता तक का जो आपका पद है, सराहनीय पद, जहाँ तक आप पहुँचे, इस पूरे कार्यकाल में आप कांग्रेस को कहाँ पाते हैं, किस तरीके से देखते हैं? फिर मौजूदा कांग्रेस पे आएंगे। देखिए, कांग्रेस सिद्धांतवादी पार्टी है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। आज देश की सत्ता पे वो पार्टियां, वो विचारधारा हावी हो गई हैं जो एक तरफा बात करती हैं। जैसे आपको पता है सत्ताधारी पार्टी, मुझे नाम लेने की आवश्यकता है। एक तरफा बात कैसे करती है? एक तरफा बात करती है, वो सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहते, लेकिन वो इस समाज को बांट देना चाहते हैं। और उनके इस बांटने से समाज, जब इंग्लिश में एक आपने कहावत सुनी होगी बड़ी पुरानी, हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेज हम पे राज कर गए, बहुत लंबा समय तक राज किया। वो क्या करते थे, हमारे राजे रजवाड़े जो होते थे उसको उससे लड़ा दिया, उससे उसको लड़ा दिया और खुद राज ले लिया, उनकी लड़ाई का फायदा उठा लिया। इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सिद्धांत क्या है? इफ़ यू कन्फाइन पीपल इन सेल्फ कंटेन्ड मोनोलिथिक ग्रुप आइडेंटिटीज, इट्स ईजियर टू डिवाइड देम, कंट्रोल देम एंड रूल देम। अगर आप सबको जातियों में बांट देंगे, धर्म में बांट देंगे, उनको लड़ाना आसान हो जाएगा, और जब वो लड़ेंगे तो आपको सत्ता मिलेगी, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए उन पे शासन करना, राज करना। मौजूदा समय में उन्हीं का एक डायलॉग है कि सबका साथ सबका विकास, ये भी तो वही पार्टी कह रही है। वो सिर्फ कहती है सबका साथ सबका विकास। आप देखिए ना, जब से सत्ता में आए हैं जी, क्या वो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, क्या क्या कानून बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इस देश को बांट देना चाहते हैं। जितना देश बटेगा, जितना जातिवाद में बटेगा, जितना धर्म के नाम पे बटेगा, जितना वोट कन्फाइन कर पाएंगे एक ग्रुप को, एक बड़े सेक्शन को, एक बड़ी मेजॉरिटी को, अगर वो कन्फाइन कर देंगे एक तरफ और उसे अपना वोट बैंक बना लेंगे, तो सत्ता उनके हाथ में ही रहेगी। सौरभ भाई, आरोप तो ये सब चीज़ें कांग्रेस पे भी लगती है कि कांग्रेस भी केवल एक विचारधारा पे काम करती है और केवल एक पार्टिकुलर एक ही धर्म के लिए काम करती है। सीधे बात देखिए, एक सिंपल सा, बड़ी सरल भाषा में मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क एक साथ बने जी, ठीक है नहीं? अंग्रेज़ों ने वो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लगाया कि इन्हें लड़ा दो और देश का दो टुकड़े कर दो ताकि ये हमसे आगे ना निकल जाएं। पाकिस्तान जो चला उस समय पे, वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था। उसने धर्म की राजनीति करी। कांग्रेस ने इस देश को, भारत को संभाला, उसने सेकुलरिज्म की बात करी, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करी। आज अगर हम विश्व की 5वीं महाशक्ति बनने जा रहे हैं, अभी तक हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम मोदी जी तो तीसरी बता रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था पे भी बोलूँगा मैं, ये जो लंबा होने वाला है। हाँ, तो अगर हम भी उस समय पे सिर्फ और सिर्फ इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, इस देश के अंदर ये नेहरू को गाली देते हैं। नेहरू वो सोच थी जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये अपना आइडियल मानते हैं, और वो जो कहते हैं आरएसएस बीजेपी के संस्थापक हैं। कहीं ये विवादित ना हो जाए बयान? नहीं, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो जान लेंगे। तो नेहरू की कैबिनेट में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन नहीं थे।
कौन वो दो व्यक्ति थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेहरू, वो सोच थी, वो हर आदमी, काबिल आदमी को अपनी कैबिनेट में रखना चाहते थे। उन्होंने नॉन इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में एंट्री देके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान रचने की जिम्मेदारी दी। सेम इंदिरा गांधी ने भी ये नेहरू जी की सोच का नतीजा है। उस जमाने में जब खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, सुई नहीं बनती थी, अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, तो ये नेहरूवियन सोच थी कि उन्होंने उस जमाने में IIM और IIT स्थापित करने का काम किया। लेकिन भाजपा एक तरफ आरोप भी तो लगाती है, जब उस समय खाने को कुछ नहीं था, सुई तक नहीं लग रही थी, तो नेहरू जी के कपड़े प्रेस होके आते थे, इस तरीके से बात करते थे, नेहरू जी फ्लाई। देखिए किसी पे लांछन लगाना बड़ा आसान है, किसी पे भी लांछन। नेहरू जी की कोई फोटो उठा ली कि ये एक लड़की उनके बगल में है, वो उनकी नवासी है। अब आप किसी भी नाचती हुई महिला, मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता, मुझसे मतलब ऐसी बातें लोग पता नहीं कह कैसे लेते हैं, मतलब कि झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ। सेम यही सब चीज़ें हमारे रुद्रपुर शहर में भी चल रही है। ऐसी आरोपों का एक बड़ा एक तांता बाड़ा पिछले कुछ दिनों से रुद्रपुर शहर में भी चल रहा है। ठीक है, अब उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उस पर बात करना अपनी जुबान गंदी करना है, जैसा इस समय विचार हो गया। सौरभ चिलानी जी, डायरेक्ट आते हैं, आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं जी, इस समय कितनी मजबूत दावेदारी है और क्या लग रहा है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का पंक्ति में खड़ा अंतिम सिपाही। ये हर कांग्रेसी यही बात क्यों कहता है? वो क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक साधारण सा कार्यकर्ता, देखिए मैं अपने आप को पदाधिकारी नहीं मानता, मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। मुझे जिम्मेदारी संगठन देता है तो सिर्फ इसलिए देता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, हर कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए, देखिए नेता जो होता है, कोई अपनी माँ के पेट से नेता नहीं पैदा होता। व्यक्ति किसी एक विचारधारा को चुनता है। वो कांग्रेस में जाएगा, बीजेपी में जाएगा, आम आदमी पार्टी में जाएगा, वो पार्टी कैसे डिसाइड करेगा? वो दोस्ती भी आपसे मैं तब करूंगा जब मेरी आपकी विचारधारा मिलती होगी। ना, फिलहाल हम अलग अलग हैं, मैं इस समय चलिए सब चीज आरोप आप मुझ पे लगा। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, एक वैसे बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति किसी से दोस्ती भी तब करता है, तो एक पार्टी भी तभी ज्वाइन करता है कि किसी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी को वो पसंद करता है। इस समय अनिल रावत किसी से दोस्ती करने के मूड में है नहीं। नहीं, आप पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, ये आपकी महानता है। तो आइडियोलॉजी बेस्ड वो होता है, ठीक है नहीं? ओके। तो जब भी आपकी आइडियोलॉजी पार्टी से मैच करती है और पार्टी की आप सेवा करते हैं, उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, दरी बिछाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, उस पार्टी के लिए काम करते हैं, और पार्टी जब आपकी योग्यता और आपकी मेहनत को देखती है तब आपको टिकट देती है, और जब आपको टिकट मिलता है तो जनता के बीच में आप जाते हैं, जनता आशीर्वाद आपको देती है, तब आप जनता के सेवक बनते हैं, नेता बनते हैं। 10-12 सालों से अगर मैं बात करूं, लगातार 6-7 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, जनता आशीर्वाद नहीं दे पा रही है इस समय कांग्रेस को, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, इस शहर को बसाने में ना कांग्रेस का बहुत, ये तो अभी मैं कुरैशी जी के साथ बैठा होता, बहुत धरातल की बातें कह गए वो फैक्ट है। आप बताइए ना, यहाँ पे जो व्यक्ति साइकिल पे चलता था वो आज कारों पे चल रहा है। जो दुकानदार, इस साक्षात्कार को जो भी दुकानदार, जो भी व्यापारी सुनेगा मानेगा इस बात को कि जो दुकानदार 2000 रुपये रोज की सेल करता था वो आज 20 से 50,000 की सेल करता है। और ये सब क्यों? मैं एक मिनट बात काट रहा हूँ। जो दुकानदार 2000 रुपये की सेल करता था वो 50,000 रुपये की सेल कर रहा है, जो आदमी साइकिल से चलता था वो कारों की सेल कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से नेता क्या कर रहे हैं? नेता कुछ थोड़ी कर रहे हैं, नेता पता नहीं क्या सेल कर रहे हैं, फॉर्चूनर ले आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, ये सब वो क्या नेता क्या सेल कर रहे हैं? मैं तो उनमें से नहीं हूँ। नहीं, मैं फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मेरे पास कहाँ से आ जा रही है बड़ी गाड़ी? फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ी नहीं है। नेताओं ने पिछले कुछ 10-20 सालों, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में एक ढर्रा ऐसा सेट कर दिया है कि आज आप अपने लड़के को, अगर आपका कोई लड़का है 12 साल का हो गया है, 14 साल का हो गया, 12th कर ली, तो उसके बाद उसे पार्टी ज्वाइन करा दीजिए। इफ सपोज कहीं उस पर कृपा बरस गई तो वो सब कुछ, मतलब सारे स्टैंड खत्म कर दिए उन्होंने कि पढ़ाई, अब बच्चे को शिक्षित बनाना है, ये सब करना है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए, इस राज्य को यहाँ तक पहुँचाने में, इस राज्य को कामयाबी के शिखर तक पहुँचाने में अगर किसी का हाथ है तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का हाथ है। हाँ, वो तो एग्जैक्टली, इसमें नो डाउट है। मुझे अच्छी तरह याद है, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उनके संबंध, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके थे, वो
4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे। कोई इस देश का ऐसा इंडस्ट्रिस्ट नहीं जिनसे उनके संबंध नहीं थे। और तिवारी जी के पर्सनल आग्रह पे ऐसा कोई औद्योगिक घराना नहीं जिसने रुद्रपुर में आके फैक्ट्री ना लगाई हो, सितारगंज में फैक्ट्री ना लगाई हो, हरिद्वार में फैक्ट्री ना लगाई हो। मैं जानता हूँ बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ कहा गया, उसमें भी देखो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन मैं एक बात और मानता हूँ, वो वाला दौर था। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि तिवारी जी मुख्यमंत्री और हमारे रुद्रपुर के विधायक उस समय तिलकराज बेहड़ जी स्वास्थ्य मंत्री, आप दोनों ने मिलकर रुद्रपुर के अंदर इतना बड़ा औद्योगिक घराना बसाया। दोनों पे बात करते हैं। अब तिवारी जी जो थे उस समय सीएम थे और पीएम पद के प्रबल दावेदार थे। बिल्कुल निश्चित, ठीक है, निश्चित तौर पे बात है। लेकिन कांग्रेस ने अपने कर्मों से तिवारी जी को यहाँ तक, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। ये आरोप है पहला आरोप, ये हमेशा आजीवन लगता रहेगा और कांग्रेस ही यही आरोप लगाते हैं। बहुत हद तक ये बात कही जाती है कि तिवारी जी को मौजूदा समय में, उस समय मतलब देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था अगर कांग्रेस चाहती, लेकिन एक विशेष तौर पे उनको रोक दिया गया है। और दूसरी बात, विकास पुरुष बेहड़ जी पे, बेहड़ जी को लेकर ये बातें होती हैं कि बेहड़ जी जिन्होंने रुद्रपुर के लिए इतना सब कुछ किया, रुद्रपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया, कांग्रेस ही उनकी खिलाफत में खड़ी हो गई, कांग्रेस ही उन्हें छोड़ के चले गए। और आज की डेट में तिलकराज बेहड़ जैसे व्यक्ति का ये बयान आता है कि रुद्रपुर की राजनीति में अगर शहर की जो संगठन है वो मुझे कुछ करने को कहेगा तो मैं जाऊँगा, जिस संगठन में आप भी मौजूद हैं। बेहड़ जी नहीं दिखाई दिए मुझे कहीं भी पूरी उसमें। देखिए, मैं तिवारी जी से शुरू करता हूँ। ठीक। आपने कहा कांग्रेस ने उनको साइडलाइन कर दिया। अरे वो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे, उन्हें कोई नहीं साइड कर सकता था। वो प्रधानमंत्री बनते बनते इसलिए रह गए कि उस टाइम पे जो बाबरी विध्वंस हुआ जी, जो उस समय लहर चली जी इस देश के अंदर, अच्छे अच्छे दिग्गज अपना चुनाव हार गए, अच्छे अच्छे दिग्गज अपना चुनाव लूज कर गए। उसके अंदर पंडित नारायण दत्त तिवारी भी थे। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज, जो कि उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बल्लाज पासी से चुनाव हार जाएंगे। वो एक दौर था, एक लहर थी। पिछले कुछ टाइम से ना यही सब कुछ हो रहा है कि मतलब आप जो कह रहे हैं ना, कल्पना, वाकई में कल्पना नहीं हो पा रही है। कल्पना के तौर पे ये होता है कि पिछली बार कांग्रेस उत्तराखंड हार गई, कल्पना के बिल्कुल विपरीत हरियाणा हार गई। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या चल रही है, कल्पना कैसी कल्पना हो पा रही है, फिर ये सटीक नहीं बैठ पा रहे कुछ आंकड़े। और आज मौजूदा स्थिति भी बहुत अच्छी कुछ है नहीं। आप दावेदार हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, मेयर है, प्रथम नागरिक है और बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। देखिए, मैं आपके सामने सीधा सीधा पॉइंट पे ही आ जाता हूँ। 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक जिता लिया, 2 बार मेयर प्रत्याशी जिता लिया। क्या कह के जिताया? क्या कह के जिताया? ये कह के जिताया कि हम सत्ता में आते ही हम नजूल की नीति लाएंगे, फ्री होल्ड देने का काम करेंगे। इस भोली भाली जनता को धोखा देने का काम किया। कल विधायक जी ने बांटे तो हैं पर्चे। मैं अच्छा, इसी नजूल नीति पे 5 मिनट बात कर लें। बिल्कुल। मैं एक बहुत बड़ा आपके सामने आज वो आपके चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी से हैं आप? तैयारी क्या, ये मैं अभी लिख ही रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई मुझे ये लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई। हाँ, बोलते रहे। मुझे ये लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि अभी कल से क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनता के बीच में जाके कैंप लगा रहे हैं कि अपने कागज इकट्ठे करिए, अपने कागज हमें दीजिए, हम फ्री। जो मुख्यमंत्री जी ने ये जो काम शुरू किया था, 2600 लोगों को पट्टे बांटे थे, 3000 हो गए वो लोग। हाँ, 3000 हो गए ना। ये गलत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ कि 2016 में एक PIL दाखिल होती है। PIL एक व्यक्ति के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर 2016 में। और वो PIL के आधार पर 16,155 लोगों को अपने उनके आवास को हटाने का आदेश आ गया हाई कोर्ट से। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आप साथियों दोबारा से सुनिएगा। 2016 के अंदर एक PIL दाखिल होती है रुद्रपुर के ही एक व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर, और जिसने ये हवाला देते हुए कि रुद्रपुर की नजूल भूमि पे ऐसे वो हो गया, तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि 16,155 लोगों को जो कि नजूल भूमि पे बसे हुए हैं उनको हटाया जाए।
उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट, जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हाँ 2016 जी। हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब इतने बड़ी संख्या के लोगों पे 16,155 परिवारों पे ये संकट आ गया, तो सरकार ने, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, सरकार ने ये निर्णय लिया। सरकार ने कहा हम अपनी नजूल नीति लाते हैं, और वो नजूल नीति लेके आए। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था, वो हाई कोर्ट में उन्होंने, सरकार ने कह दिया कि हम नजूल नीति पे आ गए, नजूल नीति पे स्टैंड हो गया। हाँ, स्टैंड हो गया। नजूल नीति वो ले आए। अभी नजूल नीति लागू नहीं हुई थी, सरकार बदल गई। हाँ। सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई, और उस नजूल नीति को, जो कि हरीश रावत जी लेके आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के हटा दिया कि हम अपनी नजूल नीति लेके आएंगे, हम अपने हिसाब से नजूल नीति बनाएंगे। सेम वो हो गया कि जो पुराने टाइम पे जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम पे थे, उनका नाम हिंदी में कन्वर्ट करके सरकार ने अपना आप वो ले लिया, अपना वो कर लिया। आप अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए, वो मामला टल गया कि बीजेपी अब अपनी नजूल नीति लेके आएगी। 2018 में, ये 2016 में एक पीआईएल दाखिल हुई थी, पीआईएल नंबर 169/2018, 169/2018। फिर एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा पीआईएल दाखिल करी गई नजूल नीति को लेकर हाई कोर्ट के अंदर ही। हाई कोर्ट ने इस वाली पीआईएल को इस पुरानी वाली पीआईएल से संलग्न कर दिया। इसके साथ ये वाली पीआईएल भी अटैच हो गई। तो उसके बाद ये घटना है 2018 की, ठीक है जी। माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा से इस पीआईएल के आधार पे उस वाले ऑर्डर को दोबारा से लागू कर दिया कि 2018 के अंदर कि इसको हटाया जाए। अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पे थे, भारतीय जनता पार्टी के बलराज पासी जी उसमें तैयारी कर रहे थे। जी। ठीक है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो इसके आदेश को रोकने के लिए, हाई कोर्ट के आदेश को रोकने के लिए, माननीय बलराज पासी जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और वहाँ पे SLP नंबर 27862/2018। बहुत गहरा अध्ययन करके आए हैं क्या बात? अरे सर, आप जी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। चलिए। आप किसी को कितना झूठ बोलेंगे, सिर्फ वोटों के लिए। हर बार वोट लेके झूठ बोल के आप सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाना चाहते हैं, तो ये करना पड़ेगा। आप जनता को इनका असली चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो 2018 ये SLP दाखिल कर दी गई बलराज पासी जी के द्वारा, ठीक है जी। तो सर्वोच्च अदालत ने इस SLP के आधार पे 2021 बलराज पासी द्वारा होगी, 2021 बीजेपी नई नजूल नीति लाए। तो ये 2021 में आदेश आया कि बीजेपी नई नजूल नीति लाए। 2021 में जब बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी एक नई नजूल नीति लेके आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी वाली को अटैच कर दिया था। 2021 में नई नजूल नीति लाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस समय धामी जी मुख्यमंत्री थे जी, ठीक है। धामी जी अंतिम चरण में वो एक साल के लिए नजूल नीति थी जी। मैं एक आपको इसका कई लोग ये ना समझे कि ये लिख के देने पड़ेंगे, झूठ बोल रहा है। जरा आप एक मिनट इसको पकड़ेंगे जी। मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक फ्रेश, टाइम्स ऑफ इंडिया तो झूठ नहीं बोलेगा, राष्ट्रीय अखबार है, ठीक है जी। अब हाई कोर्ट ने जब ये एक साल के लिए धामी सरकार लाई थी, तो हाई कोर्ट ने सरकार को ये स्पष्ट कह रखा है, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कि आप जब तक इस SLP का निस्तारण नहीं कर देते, हाई कोर्ट का गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को आदेश है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट जाके SLP ये जो दाखिल है वहाँ पे, इसका निस्तारण नहीं कर लेते, आप किसी भी व्यक्ति को नजूल के नाम पे पट्टा या फ्री नहीं कर सकते। और इसी ऑर्डर के आधार पर जो सरकारी विद्युत विभाग के मीटर लग रहे थे, वो रोकने पड़ गए, जो ये अभी प्रीपेड मीटर जो लग रहे थे। और आप ये सुनिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ऑर्डर हाई कोर्ट का आया 21 फरवरी 2024, इसी 21 फरवरी को, जो अभी गई है। और मुख्यमंत्री जी अभी 6 मार्च को किया था ना, जैसे 2600 पट्टे बांटे थे। फरवरी का ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि आप नहीं बांट सकते।
और मुख्यमंत्री जी 2600 लोगों को पट्टे बांट के चले गए। 3000 हो गए हैं आज वो आज 3000 हो गए। मैं हिमांशु भाई एकदम उसी बात पे आ रहा हूँ। ये नजूल नीति का मुद्दा है। अब आप कांग्रेस इसको कितना भुना पाती है, कितना इस पे काम कर पाती है, ये अलग बात है। लेकिन मैं एक भी फिर उसमें आपके मेयर के पद पे आते हैं जी। हिमांशु चिल्लाना अगर मेयर के सौरभ चिल्लाना अगर मेयर के दावेदार होते हैं। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नगर निगम रुद्रपुर, नजूल, ये हम अलग से डाल देंगे साथियों। ये अभी जरा लाइट की दिक्कत हो रही है इसलिए हाँ ये कुछ भी है। हाँ नजूल लैंड ओनरशिप रो लीव्स मैनी फैमिलीज इन द लर्च, थ्रेटन्स बीजेपी सिविक पोल प्रोस्पेक्ट्स। ओके, हाँ मैं इसके मेन हाईलाइट को तो पढ़ के सुना दूं, काफी लंबा है। लंबा हो जाएगा और पब्लिक को उतना समझ भी नहीं आएगा, हमें कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, उसमें ये सब चीज़ होती है। अब मैं ये कहने वाला हूँ कि एक आरोप पब्लिक का आप पे होता है, सीधा आरोप, विभाग चर्चा, सीधी बेबाकी से बात होगी कि हिमांशु सौरभ जी जो चिलाना जी बोला जाएगा, नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। चिलाना जी जो हैं मेयर के प्रत्याशी हो गए, लेकिन वो धरातल पे कहीं नहीं देखते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी का काम हो, कोई भी सुख दुख का काम हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां सौरभ चिलाना पहुंचने का प्रयास न करता हूँ। इस शहर की गलियों में मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ। राजा मेडिकल गली जो बाज़ार की मुख्य गली है, उसी में हम लोग, मेरा बचपन बीता है, इन्हीं गलियों में हम खेल के बड़े हुए हैं। ये शहर हमारा है, ये कि लोग सब हमारे हैं, अपने हैं। जनता के साथ सुख दुख में खड़ा होना ज़रूरी होता है। अच्छा चलिए इसी बात पे आते हैं। अगर आपको पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो शॉर्ट टर्म में बता दीजिए कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, कि अब प्राथमिकता क्या रहने वाली, फिर मैं अंतिम सवाल पे आऊँगा। प्राथमिकता देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ खत्म करना है। झूठ खत्म करना है। दूसरी बात, कल्याणी नदी जो है, वो तो मेरे को लगता है इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जी। सिर्फ आप ये देखिए, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। भारतीय जनता पार्टी के मेयर, अब मैं जल्दी बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर 5 साल तक कुर्सी पे नहीं बैठे, ये कहते हुए कि जब तक कूड़े के ढेर को नहीं हटा दूंगा तब तक इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। नहीं हटा पाए, मुख्यमंत्री को बुला के ड्रामा करके रोध होके उस कुर्सी पे बैठ गए। मेयर साहब के कुर्सी से उतरते ही एक आदमी की कर्तव्य निष्ठा देखिए कि एक अधिकारी ने कुछ ही महीने के अंदर उस कूड़े के ढेर को हटा के वहाँ पे सुंदर पार्क बना दिया। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। अगर वो अधिकारी इतना कैपेबल है तो फिर ये चुनाव की प्रक्रिया क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र यहाँ 3 तरह की सरकारें होती हैं, एक देश की, एक राज्य की, एक शहर की। ये शहर की सरकार है। नगर निगम को हर बार नरक निगम कह के लोगों के द्वारा बयान किया जाता है कि इन्होंने भाई साहब जब से नगर निगम बजाया, शहर को नरक निगम बना दिया गया है। डेफिनेटली। हिमांशु आप चिलाना जी अगर इस मामले में आते हैं आगे, तो ये सब चीज़ें कैसे सही होने वाली, बहुत शॉर्ट वे में आप खत्म करते हैं। देखिए, इस शहर की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? जल भराव। जरा सी बारिश होती है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एक इस शहर को एक अच्छी, ये जल भराव से मुक्ति मिल सके, एक ऐसी नीति बनने की आवश्यकता है। यहाँ की नदियाँ ब्लॉक हो चुकी, चौक हो चुकी है, कल्याणी चौक हो चुकी है, कूड़ा भरा हुआ है उसके अंदर, है ना? चौक तो सर जी, मैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? चौक तो फिलहाल मुझे कांग्रेस भी दिखाई दे रही है मौजूदा समय में। मुझे नहीं समझ में आता आप कैसे कांग्रेस को, मैं कहता हूँ कांग्रेस इतनी मजबूती से लड़ रही है। 12-13 साल में सूखा, मतलब आज फिर दोबारा स्थिति आई है। अच्छा, कितने पार्षद जीत रहे हैं? पार्षद 40 में से हम 25 से ऊपर जीतेंगे। जाइए, दोबारा मिलेंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे। इतना हमारे यहाँ दावेदारी हो रही है, इतने उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 4 बार मौका दे दिया, 2 बार विधायक को, 2 बार मेयर को, और देख लिया सब झूठ के ढकोसले। मैंने इतना बड़ा खुलासा किया ना अभी आपके सामने। चुनाव के बाद आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मेयर पद के लिए क्या रहने वाला है? मेयर आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, पार्टी टिकट, मैं दावेदार हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं मेयर। कांग्रेस मेयर बनाने की शक्ति रखती है, नहीं रखती है? निश्चित तौर पे इस बार जनता साथ खड़ी है और भारी वोटों के साथ, भारी जीत दर्ज करेंगे हम। लंबी बात हो गई है और इसमें एक प्रॉमिस करते हैं हम कि इसके बाद दोबारा इसमें जरूर बैठेंगे। निश्चित तौर पे आप मुझे कॉल करने वाले हैं। मैं कहता हूं साथियों, ये थे मेरे साथ सौरभ चिलाना जी, और जो इस समय मेयर के प्रत्याशी हैं और बड़े बेबाकी से उन्होंने हमारे सवाल के जवाब दिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ खुलासे उन्होंने करे हैं नजूल नीति को लेकर, जो सरकार की ओर से गुमराह किया जा रहा है, उस बात पर सौरभ चिलाना ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। अब देखना है इस मामले में कांग्रेस कितना इस चीज़ को भुना पाती है और आने वाले चुनाव में इसका कितना कांग्रेस को बेनिफिट हो पाता है। मैं अनिल रावत, बेबाक चर्चा में बनी रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।